आर्टिकल 1 से 51 जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, वो 1 से 51 पढ़ के चला जाए। और 1 से 51 में भी 12 से 51 वाला इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स जो आजकल एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम है उनमें भी बच्चों के लिए सरदर्दी बनी हुई। सफल होने का एक ही फॉर्मूला है। अगर आप लोगों ने जीके का क्वेश्चन देखा है, उसका आंसर आप लोगों ने रट लिया है, तो जो उसके बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से आप लोग उनका एनालिसिस करके जाएं। जीके अपने आप में एक सागर है। इस सागर में से 50 मोती चुनने वाला ही दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन पाए। अलग अलग किताबों को पढ़ने के बजाय आप एक किताब पे ध्यान दें, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानीवार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया होगा और जिन बच्चों ने नहीं भरा है वो समय रहते फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब आगे आने वाले 2 से 2.5 महीने जो बच्चे दिल्ली पुलिस की वर्दी का सपना देख रहे हैं वो दिन रात यही सोच रहे हैं भी कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। 100 क्वेश्चन हैं, उसमें से 50 आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, 25 रीजनिंग, 15 मैथमेटिक्स और 10 कंप्यूटर। अब महाभारत है कि ये जो 50% जो बड़ा रेशो है सामान्य ज्ञान का, इसमें अलग अलग जो सोर्सेज हैं। अगर बच्चा सोच रहा है कि मैं ऑनलाइन कहाँ से पढ़ूं, और जो अलग अलग जो मार्केट में जो बुक्स है, कौन सी बुक मेरे लिए अच्छी रहेगी, और जीके अपने आप में एक सागर है। इस सागर में से 50 मोती चुनने वाला ही दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन पाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के माध्यम से आप लोगों की आधी जो शंकाएं हैं, आधे जो मन में सवाल है इस जीके को लेकर के, वो समाप्त हो जाएंगे। आज हम लोग इस क्लास में दिल्ली पुलिस के 50 क्वेश्चनों में जो अलग अलग जो हमारे सब्जेक्ट्स है और वहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है उस चीज़ को लेकर के हम लोग बातें करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। तो आप लोगों को इस क्लास को देखने के बाद एक बड़ा काम और भी करना होगा। वो आप लोगों को सारे के सारे जो टॉपिक्स इस क्लास में दिखाए जाएंगे उन सबको एक तो नोट करना होगा और उन्हीं पे आप लोगों को होमवर्क शुरू करना है आने वाले 2 महीने तक। तो प्यारे बच्चों, बात करें सबसे पहले कि आपका जो पोर्शन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का, इसके अंदर एक तो आपका साइंस वाला पार्ट है और दूसरा आप लोगों का जीके का जनरल नॉलेज वाला, जिसमें आपकी पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है और 5वां स्टैटिक जीके। इसके बाद साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पार्ट दिए गए हैं। और मैंने आपको ये कहा था कि पिछली वैकेंसी जो हमारी 2020 वाली है, 23 वाली है, उनकी जो सारी की सारी शिफ्ट को मिलाकर के ज़्यादा जो बड़ा रेशो है भी किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के मुताबिक आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है भी किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप लोगों के कम से कम 50 में से अप्रोक्सीमेट अगर कोई बच्चा 30 से 34 क्वेश्चन भी सही कर रहा है तो उसका सिलेक्शन तय है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ अगर हम लोग जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में भाई एक बच्चा जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दे तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोग जियोग्राफी ऑनलाइन पढ़ रहे हो या किसी किताब से पढ़ रहे हो, अलग अलग या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो भी आपको जो सूटेबल किताब लगे, अलग अलग किताबों को पढ़ने के बजाय आप एक किताब पे ध्यान दें, ये आपके लिए बेनिफिट वाली रहेगी। ठीक है, और बात करें इंडिया का जो सबसे पहले देखो भाई जियोग्राफी का स्ट्रक्चर जो है, भारत का क्षेत्रफल, भारत में जो राज्य हैं, ठीक है, उन प्रत्येक राज्य वाइज अगर आप लोग स्टडी करते हो कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सा पर्वत है, कौन से पर्वतीय जो दर्रे हैं, नदियां हैं, कौन से कहाँ से निकल रही है, कौन सी नदी की सहायक नदी है, इस नदी की लंबाई क्या है, ठीक है, और नदी के किनारे जो बसे हुए जो सिटीज है, जो शहर है, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। और हर एक सब्जेक्ट का अपना स्टैटिक पार्ट भी होता है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो। इनके स्टैटिक पार्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। आप लोगों को पूरा माइंड मैप तैयार करके चलना है कि भाई जो पिछले पेपर बनाए गए वो एक बच्चा जब ऑनलाइन कोर्स खरीद के बैठा है या ऑफलाइन पढ़ रहा है तो उसके बाद जो पेपर पूछा जा रहा है तो उनका जो माइंड है वो किस दिशा में है। एसएससी का पहला जो वेंडर था टीसीएस था, उन्होंने जो पेपर बनाए, इस बार एग्जीक्यूटिव बनाएगी, तो उनका जो है आप लोगों को पहले आयोग की तरफ से सोचना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो एक विद्यार्थी की तरह पढ़ रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो आप लोग यही सोचें कि भाई आयोग इस बार क्या करने वाला है, पिछली जो कट ऑफ थी सारी चीज़ें आप लोगों को अपने जहन में रखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। अलग अलग किताब को पढ़ने के बजाय आप लोग एक किताब को पढ़ें, आप लोगों को फायदा होगा।
ठीक है। तो और इसके बाद देखो भाई, यहाँ आप लोग देख रहा है कि जो अलग अलग जो डैम्स हैं, जो बांध है, कौन कौन सी नदियों पे हैं और वो डैम कौन से राज्य में है, ये भी चीज़ आप लोगों को कवर करके जानी है। और इसके बाद बात करें, यहाँ देख सकते हो भारत में अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी जो झील है, जो लेक्स है, जो फेमस है, राज्य वाइज आप लोग उनका सीक्वेंस लिखें। सारी जो झीलें हैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो जो मेन है भाई। ऐसे तो 28 राज्य हैं प्यारे बच्चों, सभी राज्यों में झीलें नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जो आर्टिफिशियल है और कुछ उसके अलावा जो आपकी मेन मेड है, प्राकृतिक और कृत्रिम, दो प्रकार की जो झीलें हैं, इन दोनों को आप लोगों को लिस्ट वाइज पढ़ना है और उस स्टेट का नाम याद रखना है। लिख लिख के याद करोगे तब जाके चीज़ें आपके जहन में याद रहेगी, क्योंकि समय आप लोगों को बहुत कम दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को अलग अलग जो जलप्रपात है वो पढ़ने हैं और भारत सरकार की जो अलग अलग जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं भारत के अंदर वो भी पढ़नी है। जलवायु के अलग अलग टाइप्स वगैरह वो सब पढ़ना है, और जो फॉरेस्ट है वो सब पढ़ने हैं आप लोगों को, कि फॉरेस्ट के जो टाइप है और कौन सा कहाँ पाया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके बाद फॉरेस्ट को लेकर के एक बड़ा पार्ट राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क पूछेगा भी आप लोगों से अलग अलग राज्य में। कम से कम आप लोगों को 101 तो पढ़ के जाने पड़ेंगे भी, ओवरऑल 106 या 8-10 के आसपास है। तो वहाँ से अगर आप लोग फेमस राज्यों के पढ़ लोगे, जैसे मध्य प्रदेश का अगर आप लोग पढ़ के जाएं तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, ठीक है, माधव है, मंडला फॉसिल है, ठीक है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है अलग अलग राज्यों के आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। गुजरात का गिर है, ब्लैक बक है, केरल में जो साइलेंट वैली है वो पढ़ के जाएं, आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा पढ़ के जाएं। तो बहुत सारे अलग अलग राज्यों के अगर आप लोग पढ़ के जाओगे, बोरीवली महाराष्ट्र का फेमस है, गुगामल, और उसके अलावा नवागाम। तो ऐसे ऐसे राज्य जहाँ से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनको पढ़ के जाएं। और सफल होने का एक ही फॉर्मूला है, अगर आप लोगों ने जीके का क्वेश्चन देखा है, उसका आंसर आप लोगों ने रट लिया है, तो जो उसके बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी अच्छे तरीके से आप लोग उनका एनालिसिस करके जाएं। यानी कि जिसे पोस्टमार्टम मेथड का जो टाइटल है मैंने आपको बताया था, जिस बच्चे ने पोस्टमार्टम का मेथड अपना लिया, जीत उसकी तय है जीके के अंदर। कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हो, उसके चारों ऑप्शंस का आप लोग एनालिसिस करें, उसके आसपास की चीज़ें देखें, तब जाके आपका जीके अच्छा हो पाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें जियोग्राफी से, आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान, जैसा अभी मैंने बात की कि आप लोगों को अलग अलग अभयारण्य और नेशनल पार्क जो है पढ़ने पड़ेंगे, भारत की मिट्टियाँ पढ़नी पड़ेगी, और जो सिंचाई के अलग अलग सोर्सेज हैं, और उसके अलावा एग्रीकल्चर के टाइप्स, ठीक है। ये सब के सब आप लोगों को टॉपिक वाइज इनको लिखना है, अच्छे तरीके से याद करना है। और भारत में अलग अलग जो खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, ये सब आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जियोग्राफी के अंदर। और पॉपुलेशन, अब बात करें भी, ये जो पॉपुलेशन जनसंख्या है, अभी तक तो आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों को 2011 पे ही उसके जो समस्त आंकड़े हैं वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। भारत में जनसंख्या का जो विवरण है पूरा पूरा, और जनजातियां हैं अलग अलग राज्यों की, ये जनजाति वाला चैप्टर आप लोग स्ट्रेटेजी से पढ़ें, ठीक है। अलग से यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद प्यारे बच्चों सबसे हार्ड है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, जो आजकल एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम है उनमें भी बच्चों के लिए सरदर्दी बनी हुई है। लेकिन आप लोगों को इसका जो स्टैटिक पार्ट कहता है, रेपो रेट पढ़ के जाओ, रिवर्स रेपो रेट पढ़ के जाओ, आरबीआई के बारे में पढ़ के जाओ, और हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ के जाओ, उनका मॉडल से याद करके जाओ। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, और 12 की 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ के जाओ। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ के जाओ, बैंकिंग से संबंधित जो टर्म्स है वो पढ़ के जाओ। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन है, ये जियोग्राफी संबंधित जो टर्म्स है वो पढ़ के जाएं आप लोग। अलग अलग जो स्टील प्लांट है भारत में कौन सी जगह पे है, ये सब पढ़ के जाएं। परिवहन और संचार एक टॉपिक रहता है, ये भी पढ़ के जाएं। और एग्रीकल्चर हम लोगों ने जियोग्राफी में बात कर ली है, ठीक है। और इंटरनेशनल और नेशनल जो ट्रेडिंग है उसके कंसेप्ट पढ़ के जाएं। आर्थिक समितियों के बारे में डिस्कस करके जाएं आप लोग, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां से एक बच्चा तैयारी करते हुए उसको अच्छा लगता है कि भाई यहाँ से तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरा सवाल आ जाएगा, वो है भारतीय संविधान। अब संविधान अपने आप में प्यारे बच्चों जितना भी पढ़ो उतना आप लोगों को लगेगा कि भाई हम लोग इसमें हमारा हो सकता है। 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वो आप लोग कर लेंगे। इंपॉर्टेंट जो भाग है, जहां आप देख सकते हो भाई संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया, ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ी होगी भाई, ठीक है। आप लोगों को पहला जो फ्रंट पेज होता है एनसीईआरटी या कोई भी गवर्नमेंट स्कूल की जो किताब है उसके पहले पेज से प्रस्तावना लिखी होती है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को आज इस एतदमिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम लोग आत्मअर्पित, अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। ऐसा आप लोगों को पूरी प्रस्तावना से संबंधित जो भी टर्म्स है, भी प्रस्तावना में कितने न्याय दिए गए हैं, कितनी स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है, हर एक वर्ड का मतलब आप लोगों को डिटेल में पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रस्तावना भी आप लोगों की कवर हो जाएगी और संविधान की अलग अलग विशेषताएं, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत कम आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा जिसने हमारा संविधान बनाया, इसकी संविधान सभा की आप लोग बैठ के पढ़ के जाएं, बैठकों से दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो अलग अलग संविधान के सोर्सेज हैं, अलग अलग जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, अलग अलग देशों से हमारे संविधान में जो सोर्सेज दिए गए हैं ये आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। संविधान के स्रोत का मतलब है जैसे एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग देशों से आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। और केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भाग 4 में आता है। तो सबसे बड़ी चीज यहां आप लोग देख पा रहे हो संविधान के भाग, भाई 1 से लेके 22 जो भाग है ना प्यारे बच्चों, 22 के 22 भागों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि भाग 3 का नाम बताओ, भाग 4 का नाम बताओ, भाग 5 का नाम बताओ। ऐसे आप लोगों को सारे भाग पता होने चाहिए। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, तीसरा मूल अधिकार, चौथा नीति निर्देशक तत्व, 5वां संघ सरकार, 6ठा राज्य सरकार और 7वां भाग खत्म हो चुका है, 8वां केंद्र शासित प्रदेश, 9वां पंचायती राज, 9वां ए नगर पालिका, 9वां बी म्यूनसिपलिटीज कॉर्पोरेशन, 10वां SC ST प्रोविजन का, 11वां है रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और 12वां फाइनेंस, 13वां व्यापार, 14 नंबर का है नौकरियां और 14 है ट्रिब्यूनल्स, 15वां इलेक्शन कमीशन, 16वां स्पेशल प्रोविजन SC ST OBC एंड 17वां है ऑफिशियल लैंग्वेज, 18वां इमरजेंसी, 19वां विविध, 20वां अमेंडमेंट्स, 21वां है आप लोगों के अस्थायी उपबंध और 22वां संक्षिप्त नाम। तो ऐसे अगर आप लोग याद करके जाओगे, ठीक है, कि भी 6ठा भाग कौन सा है, 8वां भाग कौन सा है, नाम से क्वेश्चन आएगा। और ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो रहता है 22 भागों में जो आपके एग्जाम में आएगा वो है भाग संख्या 3 और 4। अगर आप लोग भाग 3 मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, यहां से आपके दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन बनेगा, और एक भाग 4 इंपॉर्टेंट भाग 2 ही है। अगर आपको लगता है कि कम टाइम है, पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ सकते, तो आप भाग 3 और भाग 4 पढ़ के जाएं। भाग 4 है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 3 मूल अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। 6 मूल अधिकार है, आप लोग यहां से पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची आप लोग पढ़ के जाएं। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 12 की 12। और ये जो संविधान के अनुच्छेद है भाई ये सारे तो आप लोग नहीं पढ़ सकते, 395 तक आप नहीं पढ़ सकते, ओवरऑल 448, ठीक है, यहां तक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप लोग मेन आर्टिकल्स अगर बात करें 1 से 51 तक पढ़ के चले जाओ भाई। आर्टिकल 1 से 51 जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है, वो 1 से 51 पढ़ के चला जाए। और 1 से 51 में भी 12 से 51 वाला इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और ये पहला भाग है भाई जो मैंने आपको नाम बताया। भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11, ये मूल अधिकार आर्टिकल आपके 12 से 35 वाला, ठीक है, 12 से 35। तो ये सब चैप्टर्स के नाम है प्यारे बच्चों। डीपीएसपी ये इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। संसद से आप लोग क्या सीखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा की सीटें पढ़ के जाएं, राज्यसभा की सीटें पढ़ के जाएं। और लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल कौन सा है, 93। तो ये सब चीजें आप लोगों को बेसिक पढ़ के जानी पड़ेगी यहाँ से। और जब संसद पढ़ोगे, संसद के अंदर आप लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये लोकसभा, राज्यसभा कंप्लीट इसमें, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आप लोगों का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ये जो टॉपिक है, और उसके अलावा आप लोगों को ये कमेटीज पढ़ के जानी पड़ेगी। फिर ये स्टेट गवर्नमेंट में CM आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ के जानी है, राज्यपाल, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड हाई कोर्ट और विधान सभा। यहां तक ये जो टॉपिक्स है आप लोगों के 10, 12, 15 टॉपिक है पॉलिटी में, ये अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हो तो यहां से आपका क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं, और हिस्ट्री से भी आप लोगों के 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद अगर बात कर लें सामान्य विज्ञान, साइंस की बात करें तो साइंस में आप लोगों के 3 पार्ट है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है भाई। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो रेशो रहता है दिल्ली पुलिस के अंदर, अगर अपने SSC के अदर एग्जाम की बात करें तो वहां बायो और केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में बायो और फिजिक्स से ज्यादा आते हैं। आप लोगों का ध्यान ज्यादा यहां होना चाहिए।
बायोलॉजी और फिजिक्स, यानी जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने हैं, यहाँ से आप लोगों का ज़्यादा जो है रेशो रहने वाला है, ठीक है। और केमिस्ट्री में क्या है कि जो स्टैटिक पार्ट है अभी, ठीक है, जैसे धोवन सोडा किसे कहते हैं तो ये सब चीज़ें उसको लेकर के आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन साइंस में कौन कौन से टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा करें जिससे आप लोगों का इसमें काफ़ी हेल्प मिल सके, वो है आप लोगों के सामने देखो, मानव शरीर के अंगों के बारे में पढ़ना है, उनका उनसे संबंधित जो अलग अलग डिजीज़ हैं, पोषक तत्व पढ़ के जाना, और उनकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन ABCD जो है उनके रासायनिक नाम, सॉरी जो उनके जो नाम है वो पढ़ के जाने, विटामिन A को क्या बोलते हैं, B को क्या बोलते हैं, और उनकी कमी से होने वाले जो रोग है वो, और उसके अलावा पादप जीव विज्ञान है, पौधों के अंग, और प्रकाश संश्लेषण वाला जो कंसेप्ट है भाई, ठीक है, वो पढ़ के जाएं, ये टॉपिक पढ़ के जाएं आप लोग। और उसके अलावा आप देख सकते हो भी जानवर और पक्षियों के वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, ये एग्जाम में ज्यादातर आता है, ये स्टैटिक पार्ट हो गया साइंस का, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो मूल अवधारणाएं, अगर फिजिक्स की बात करें तो उष्मा, गति और कार्य जैसे मूलभूत अवधारणाओं से संबंधित परिभाषा आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और आप लोग काउंट करें, प्रकाश, ये जो चैप्टर है ना फिजिक्स में, लाइट वाला चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लाइट वाला चैप्टर आप लोग अलग अलग, इसमें जो प्रकाश का अपवर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, और विवर्तन है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ के जाएं। और प्रकाश जब आप पढ़ेंगे तो आपके सामने दो चैप्टर और सामने आ जाएंगे, लेंस और मिरर। अवतल लेंस, उत्तल लेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ के जाएं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा लेंस को मतलब आंख की तरह बिहेव करता है, और आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं, फिर वो एक नया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश चैप्टर अगर आप लोग पढ़ के जाते हो तो ये फिजिक्स में बहुत बड़ा एक अपना रोल निभाएगा। उसके अलावा ये भी भौतिक राशियां, ये पहले पूछी जाती थी लेकिन प्यारे बच्चों अब ये कम हो चुकी है, तो अगर आप लोग इनको स्किप भी करके जाते हो तो एग्जाम में आपको नुकसान नहीं होगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से ओवरऑल किसी बच्चे को लगता है उसके पास टाइम है तो वो इनको जरूर देख के जाए, बाकी ये चीज़ जो है आप लोग जरूर इसको देख के जाएं, ठीक है। प्रकाश और इसमें ये टॉपिक जरूर जोड़ लें साथ में, लेंस प्लस दर्पण, मिरर और लेंस, और एक जो है आंखों संबंधित बीमारियां, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, नेत्र संबंधी बीमारियां पढ़ के जाएं, लेंस पूरा पढ़ के जाएं, मिरर पढ़ के जाएं, और प्रकाश से संबंधित जो अलग अलग जो घटनाएं हैं उनको आप लोग विस्तृत अध्ययन करके जाएं, ठीक है। और इसके अलावा ये इस टॉपिक को आप लोग प्यारे बच्चों कम पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो केमिस्ट्री है भाई, ठीक है, और इसमें विभिन्न रसायन और जो मेटल्स और जो एलॉयज हैं, मिश्र धातुओं के उपयोग और संरचना, वो पढ़ के जाएं। और उसके अलावा ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज 50 में से लगभग ये अपना एक बड़ा रेशो, 50 में से जो बड़ा रेशो रहता है लगभग प्यारे बच्चों 12 से 18 क्वेश्चंस का जो रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्टैटिक जीके। एक विद्यार्थी इसको लेकर के अलग अलग जो किताबें आती है, क्योंकि ये ऐसा जीके है जो बहुत सारे कोचिंग्स में ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाता, बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ता है या खुद किताब लेके पढ़ता है। अब इसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा है कि एक बच्चा, इसका कोई लिमिटेशन है नहीं, तो कहाँ तक पढ़े। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो आपके सामने जो टॉपिक्स है ना, अगर वैसे तो सब कुछ है इसके अंदर, आप लोगों को देखने को मिलेगा भी सर आपने सब कुछ बता दिया, छोड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें बात करेंगे भी आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। ये तो चीज़ें आप लोगों को पूरे सिलेबस में दिखाई गई होगी, लेकिन यहाँ मुद्दा क्या है, भारत और वर्ल्ड में फर्स्ट, पुरुष और महिलाएं, जैसे भारत देश के पहले राष्ट्रपति का नाम और वर्तमान राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। अब अगर पूछा जाएगा तो अलग अलग राष्ट्रपतियों के नाम दिया जाएगा और ऊपर लिखा आएगा भी दिए गए राष्ट्रपतियों को उनके बनने के क्रम को सजाओ, तब आप लोगों को सजाना पड़ेगा। या उस देश का राष्ट्रपति पूछ लिया तो वो करंट का टॉपिक बन जाएगा। लेकिन प्रथम और वर्तमान में आजकल ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी है, विदेश का पहला राष्ट्रपति पूछे, लेकिन ये जरूर पूछे जा सकते हैं कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता और भारतीय कौन, वर्ल्ड में कौन, ठीक है। और उसके अलावा भारत और वर्ल्ड में सबसे छोटा, बड़ा और लंबा ऊंचा, ये जैसे बांध है, माउंटेन्स है, रिवर है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आप लोगों को पढ़ के जाना ही जाना है, डैम पढ़ के जाने आप लोगों को, रिवर्स पढ़ के जानी है, ठीक है। ये जियोग्राफी का स्टैटिक पार्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद है, ये देख सकते हो आप लोग, वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, चारों चीजें कवर करेगा कौन सा, स्टेडियम, और गहरा महासागर, और सबसे लंबा पुल, ठीक है। ये चीजें जो आप लोगों को लिख लिख के याद करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग
स्टैटिक जीके में अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समस्या आएगी। स्टैटिक जीके ही आप लोगों की दिल्ली पुलिस की नौकरी लगवाएगा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ें आप लोगों को क्लास में समझ आ चुकी होगी या किसी आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां से कवर आप लोग कर लोगे, लेकिन स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और समय कम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो बात करें उसके अलावा जो स्टैटिक जीके में तीसरा कहाँ से पढ़े सर? तीसरा प्यारे बच्चों यहाँ से पढ़ो, अवार्ड्स पढ़ के जाएं। अवार्ड्स में आप लोगों को जैसे भारत रत्न है, शुरुआत कब हुई? 1954 में शुरुआत हुई। प्रथम विजेता याद करके जाएं। टोटल अभी तक 53 लोगों को मिला है, उसमें कितनी महिलाएं हैं? 5 है, ठीक है, 48 पुरुष हैं। अंत में किसको मिला? 24 में 5 लोगों को मिला। तो बीच में किस व्यक्ति को मिला, किसको नहीं मिला, और जिसको मिला उसको कब मिला? मरणोपरांत कितने व्यक्ति है, कितने राष्ट्रपतियों को दिया गया है, कितने प्रधानमंत्रियों को मिला है? तो भारत रत्न के बाद इंडिया का दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म पुरस्कार है। पद्म की भी 3 कैटेगरी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ये जो अवार्ड है पद्म अवार्ड, इसमें बच्चे को ज्यादातर मैं ये कहना चाहूंगा कि भी आप लोग है ना पद्म विभूषण पढ़ के जाएं, पद्म विभूषण पढ़ के जाओ, क्योंकि इसके बाद जो पद्म भूषण और पद्म श्री की बात करें ना, तो पद्म श्री और पद्म भूषण में दिक्कत क्या है कि भाई ये एक साथ कभी कभार जो अधिक संख्या में दिया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो 25 से 30 लोगों को दे देंगे और पद्म श्री तो 100 लोगों को मिल जाता है, तो बच्चा 100 लोगों को नाम कहाँ से याद रखेगा? फिर अगर पूछ लिया कि हाल ही में या 2024 के अंदर निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म श्री नहीं मिला, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चे को 100 लोग याद करने पड़ेंगे। इसलिए आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो, आप बस पद्म विभूषण पढ़ के जाओ, पद्म में पद्म विभूषण पढ़ के जाओ, भारत रत्न पूरा पढ़ना पड़ेगा। और उसके अलावा अन्य जो पुरस्कार है जैसे वीरता पुरस्कार है, इंटरनेशनल जो नोबेल प्राइज है, ऑस्कर पुरस्कार है, उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये सब पढ़ के जाएं। और एक जो बड़ा इनमें अवार्ड्स रहता है वो रहता है फिल्म फेयर अवार्ड्स, वो जरूर पढ़ के जाना भी, वो जरूर पढ़ के जाएं। ये लिख रहा हूं यहां पे, फिल्म फेयर अवार्ड, इसको जरूर पढ़ें आप लोग, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड। एंड उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो आता है इंपॉर्टेंट डेज। डेज प्यारे बच्चों जनवरी से लेकर के दिसंबर तक वैसे तो 365 डेज है, लेकिन 365 में से आप लोगों को दिल्ली पुलिस के लिए कम से कम 50% तो याद करने ही पड़ेंगे। अगर आप लोग 12 महीनों में एक महीने में 10 दिन भी याद करते हो इंपॉर्टेंट, तो 120 दिन याद हो जाते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन यहीं तक सीमित थे कि ये जो दिवस है कब मनाया जाता है, तो बच्चे ने दिवस तो याद कर लिए, लेकिन बाद में आयोग ने पूछना शुरू कर दिया कि ये जो दिवस है इसकी थीम क्या रही। अब जो इम्पोर्टेंस जो बच्चों 2025 में आप लोगों को 24 वाले की जो थीम है वो याद नहीं करनी, 25 में आप लोग योगा दिवस की थीम याद करके जाएं। और उसके अलावा 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो अतिथि होते हैं वो कौन रहे वो याद करके जाएं। इसके साथ साथ और योग दिवस के अलावा म्यूजिक दिवस है, जो इंपॉर्टेंट डेज है भाई एक महीने में 10 दिन तो याद करके जाओ कम से कम, तो 12 में 120 हो जाएंगे और 120 में से कम 15 से 20 डेज आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी आप लोगों को थीम याद करनी पड़ेगी। और जो इनसे रिलेटेड जितनी भी थीम है दिवस है ये आप लोगों को मैं एग्जाम से पहले जरूर पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अलग से तो मेहनत करनी है और उसमें ज्ञान विहार की पूरी टीम भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये काम जो है डेज और प्लस उसकी थीम विषय वस्तु, एक नंबर यहां से पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है, एक नंबर यहां से पक्का हो जाएगा आप लोगों के लिए। डेज नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज और उनकी जो इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ये हर एक बच्चे को याद रहता है 21 जून को। लेकिन आजकल बच्चों से पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक दिवस कब मनाया जाता है, संगीत दिवस, और उसमें 21 जून भी होता है। तो एक बच्चे को लगता है 21 जून को तो योगा डे आता है, लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि एक दिन में पर्टिकुलर एक ही डे मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस भी योगा डे वाले दिन ही मनाया जाता है 21 जून को। और जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को आता है, सबको पता है, ये आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब ये देखो ये जो डे है ना इंपॉर्टेंट डे है, वाटर डे इंपॉर्टेंट डे है, पृथ्वी दिवस इंपॉर्टेंट डे है 22 अप्रैल को आता है, वाटर डे 21 मार्च को आता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं प्यारे बच्चों आप लोगों को याद करनी पड़ेगी पर्टिकुलर थीम के साथ, थीम के साथ आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट डेज है और उनकी थीम है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स वाला फील्ड। स्पोर्ट्स में आप लोगों को आप लोग अलग अलग जो अवार्ड्स पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। बेसिक कैसे?
अगर आप खेल संबंधी जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हो, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को स्पोर्ट्स से मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को खेल का जो बेसिक जो है वहां से आप लोगों को शुरुआत करना है। पहले खेल का नाम और उसमें खिलाड़ियों की संख्या, नंबर 1 टॉपिक ये कवर करना है। इसके बाद 2 नंबर आप लोगों को कवर करना है भी उस खेल से संबंधित जो ट्रॉफीज है वो पढ़नी है। सबसे पहले खेल खिलाड़ी का नाम, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, उसके बाद खेल से संबंधित ट्रॉफीज, तीसरा उस खेल से संबंधित जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, फेमस प्लेयर, क्योंकि आजकल ये भी आता है कि भी इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से। चौथा काम आप लोग क्या करोगे, जो खेल है उससे संबंधित जो एब्रीविएशंस है, जो शब्दावली है, जैसे पिच का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से है, ठीक है, रिंग का संबंध किससे है, मुक्केबाजी से। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कभी कभार तो भाई वो बैट और बॉल का भार भी पूछ लेता है, तो वहां बच्चे को कहीं ना कहीं समस्या आती है। लेकिन एटलीस्ट आप लोग इतना पढ़ के जाओ कि आपका एग्जाम पास हो जाए भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या, और मैंने आपको उस दिन बोला था कि एग्जाम पास करने के पर्पज से जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप रैंक लाने के हिसाब से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यूँ सोचो कि बस रैंक लेके आऊंगा, तो प्यारे बच्चों आप ले जाओगे 70 से 80 के बीच में स्कोर, ठीक है। और यहाँ देखो भाई, खेलों से संबंधित जैसे आईपीएल है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता, सभी जानते हैं भाई, जो आरसीबी है उनका इंतजार खत्म हुआ था, ठीक है। अब पूरा 2025 वाला जो आईपीएल है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, पर्पल कैप किसने जीती, ठीक है, और ऑरेंज कैप किसने जीती, पूरा पढ़ के जाएं, पूरा पढ़ के जाएं। फीफा कप के बारे में आगामी कहाँ होगा, पिछला कहाँ हुआ, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। ओलंपिक्स गेम सबसे पहले कहाँ आयोजित हुए ये पता होना चाहिए। और ये क्रिकेट से संबंधित जैसे ट्रम्प्स है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली भी, जो अलग अलग ट्रॉफीज हैं वहां से आप लोगों को पढ़ के जाना, ठीक है। अब बात करें इसके अलावा आगे और क्या, स्टैटिक जीके में पढ़ के जाएं फेमस पुस्तकें और उसका लेखक, ठीक है। अलग अलग पुस्तकें, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित है, चाहे पॉलिटी से संबंधित है, या फेमस जो हस्तियां हैं उनसे संबंधित हैं, उनकी किताबें 100% पूछेगा प्यारे बच्चों। किताब का नाम देके उसका ऑथर पूछेगा, लेखक पूछेगा। तो ये जो टॉपिक है किताबें और उसका लेखक जो है, आप लोगों को अपने इस चैनल पे आप लोगों को मैं दीपावली के बाद या एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास रहेगी। उसके अंदर मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो भी दे दूंगा प्यारे बच्चों, जो फेमस बुक्स एंड ऑथर का एक अलग से आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और इस चीज़ को, उस वीडियो को पाने के लिए आप लोगों को सबसे बड़ा काम क्या करना है कि भाई जो वीडियो है उनको लगातार आप लोगों को शेयर करवाना है, लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे भी सर इस सब्जेक्ट में समस्या है, इसका वीडियो लेके आओ, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है कि इसको ट्रिक के साथ समझाओ, मैं ट्रिक से पढ़ाने के लिए भी आप लोगों को वहाँ मिलूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, स्टैटिक जीके को बस आप लोग अपने मन पे हावी ना होने दें, थोड़ा सा बस स्टैटिक जीके को वही बच्चा याद कर सकता है जो इसको लिख लिख के याद करे। 5 दिन पढ़ो, 2 दिन उसको रिवाइज करो, फिर 5 दिन पढ़ो, 2 दिन उसको रिवाइज करो। 7 दिन नहीं पढ़ना है, 7 दिन पढ़ने से स्टैटिक जीके तैयार नहीं होगा। और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, भले आपने आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, उसको बाद में माइंड के अंदर उसको सोचो कि आपने क्या पढ़ा है, उसके बाद उसको लिखो, तब जाके स्टैटिक जीके आप लोगों को 2.5-3 महीने तक याद रहेगा। और हमें इतना ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी चीज जो आती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इनमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भाई इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इनमें कितने देश मेंबर हैं, वर्तमान में इनका हेड कौन है। तो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उसकी स्थापना कब हुई, प्लस उसका प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है। ये 3-4 टॉपिक आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। और कम से कम 30 से 32 ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बार बार एसएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो, यूएनओ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की कैपिटल में। और उनके मुख्यालय और उनके प्रमुखों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों कहाँ पे हैं भाई, वॉशिंगटन डीसी, कैपिटल ऑफ अमेरिका, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो इसके अलावा एक जो टॉपिक जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो यहां से आएगा, देशों की राजधानियां, कैपिटल्स ऑफ नेशन, वेरियस कंट्रीज एंड देयर करेंसी, देशों की राजधानी और मुद्रा। ये जो टॉपिक है देशों की राजधानी और मुद्रा आपके रीजनिंग में भी काम आएगा।
रीजनिंग में भी प्यारे बच्चों अगर ईरान के आगे तेहरान लिख दिया और उसके बाद एक देश का नाम और लिख देगा, उसके बाद खाली जगह छोड़ देगा, तो वहां से भी आप लोगों को करना पड़ेगा। करेंसी का भी दे सकता है। तो ये जो टॉपिक है भाई आपको रीजनिंग में भी काम आएगा। जो देशों की राजधानी मुद्रा कम से कम 70-80 पढ़ के जाएं, मिनिमम पढ़ के जाएं, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके बाद आगे बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गीत, पशु पक्षी, वृक्ष, पशु और ये जो पुष्प और मुद्रा, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए भारत की। और उसके अलावा फेमस जो आविष्कार है और आविष्कारक है ये पढ़ के जाएं। और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, जब से मोदी जी आए तब से इन्होंने योजनाओं का अंबार लगा दिया है। अलग अलग योजनाएं आप लोगों को पढ़ के जानी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना से लेकर के स्वच्छ भारत की क्रांति से लेकर आज तक भी जितनी केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं एक बार पढ़ के जाएं। कब शुरू हुई, ईयर पूछेगा उनका, और उनका संबंध किससे है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अंत में ये जो आप लोग देख पा रहे हो स्टैटिक जीके का जो पार्ट खत्म होगा, अलग अलग मंदिर कौन सा कहाँ पे है, अलग अलग डैम कौन सा कहाँ पे है, वेरियस हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंडिया कहाँ पे है, और एयरपोर्ट्स कहाँ पे है, एंड जो नदी के किनारे बसे हुए शहर वो कहाँ पे है, ये भी आप लोगों को इसके साथ कवर करना पड़ेगा। तो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायो एंड उसके अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और ये स्टैटिक जीके। अब इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा प्यारे बच्चों जो बचता है वो है करंट अफेयर और हिस्ट्री, इतिहास। करंट अफेयर का लेकर के बच्चों को जो मन में रहता है कि सर कितना पढ़ें, पहले सुनते थे कि 6 महीने का पढ़ के जाओ, फिर 1 साल का सुनने में आया, लेकिन एसएससी पूछती है कि हाल ही में 2019 में। अब बच्चों से अगर पूछ रहा है कि कोई कि हाल ही में 2019 में, तो आयोग के लिए तो हाल ही में है 2019, लेकिन बच्चों के लिए कतई नहीं है। तो प्यारे बच्चों कम से कम अगर 50 क्वेश्चनों में अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन ही मिलेंगे। अगर आप 2 से 3 छोड़ भी देते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। बट अगर आपके पास समय हो तो आप कम से कम पिछले 1.5 साल का या 2 साल का पढ़ के जाएं। 2 साल का देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो 2 वैकेंसी में भी एसएससी ने ऐसे ही किया है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चाहे आप एसएससी के बाकी सारे एग्जामों की बात करें, कम से कम 2 साल का पूछ रहा है वो, ठीक है। और उससे पहले पूछा गया तो आप नहीं कर पाओगे, उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ना भी अपने आप में कला है। सफलता की ओर ले जाने वाला वो एक मार्ग है, ठीक है, बजाय कि गलती करने के। अब बात कर लेते हैं अंतिम हमारा जो रहता है इतिहास वाला पार्ट, हिस्ट्री वाला। प्यारे बच्चों हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन आप लोगों को जो मुख्य उद्देश्य है इसके जो 3 पार्ट है ना, इन तीनों पार्ट में मैं आपको बता दूं, एंशिएंट में और मध्यकालीन में और तीसरी आधुनिक में। सबसे ज्यादा इसको पढ़ के जाएं भाई। पिछले सालों के पेपर उठा के देख लेना, आप लोगों को यहीं से पूरा ज्ञान मिलेगा। 1757 से प्लासी के युद्ध से शुरू कर देना प्यारे बच्चों, और 1947 तक नहीं जाना, 2025 तक आना है। सारे के सारे इवेंट्स, उनकी घटनाएं, पूरा का पूरा गांधी युग पढ़ के जाएं, और अलग अलग अंग्रेजों के वायसराय और गवर्नर जनरल, उनके कार्यकाल, उनके समय में जो घटनाएं हुई वो पढ़ के जाएं। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर के आप लोगों को लॉर्ड माउंटबेटन तक अलग अलग वायसराय, उनके समय में क्या हुआ, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारा कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसमें गांधी युग और हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए जो जो अलग अलग महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए वो सब आपको पता होना चाहिए। मतलब गांधी युग में सारी बातें आ जाएगी वहाँ से, ठीक है। और बात करें मध्यकालीन में, तो मध्यकालीन में मुगल तो हटा चुके हैं सरकार, मुगलों से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ सकता है अभी, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएगा, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन बनेगा। मुगल काल आप लोगों को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद प्राचीन में आप लोगों को 4-5 बड़े टॉपिक पढ़ के जाने, जिसमें एक तो आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ के जाएं, गुप्त काल आप लोग पढ़ के जाएं, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आप लोग पढ़ के जाएं, और विजयनगर साम्राज्य आप लोग पढ़ के जाएं, और उसके अलावा चोल वंश पढ़ के जाएं, और महाजनपद पढ़ के जाएं, 16 महाजनपद है, उनके नाम, उनकी राजधानियां, उनके क्षेत्र,
और उसके अलावा भाई सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध था उस पर अलग अलग वंशों ने राज किया, हरियम वंश हो, नंद वंश हो, ठीक है, मौर्य वंश हो, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो अगर आप इतना कर जाते हो तो प्यारे बच्चों आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ना, एक बार इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ें, नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स ही आप लोगों के इस लास्ट में प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा एक काम करेंगे एग्जाम में। अलग अलग किताबों को पढ़ने के बजाय प्यारे बच्चों एक किताब को पढ़ो, खुद के नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से और दिन रात मेहनत करो, क्योंकि आने वाले 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। इससे आगे की जो रणनीति आप लोगों के लिए क्या रहने वाली है, कहाँ आपकी जो भी समस्या है, तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।